तो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है यह क्लास 10th सामाजिक विज्ञान जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि भारत और समकालीन विश्व का जो पार्ट 2 है इससे रहने वाला है, जो आपका पहला लेसन है। मैं भी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अगर आप किसी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ बहुत कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने 25 प्लस MCQ जो है सॉल्व करने का एक जो है टारगेट लिया है, 25 प्लस MCQ। लेकिन 10th के विद्यार्थी हिम्मत ना हारे। मैं समझ सकता हूँ कि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 14 मार्च है और आज से केवल 10 दिन यानी 24 मार्च को आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होना है। तो डोंट वरी, और मैं बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ जो केवल 2 से 4 दिन के अंदर में पूरी सामाजिक विज्ञान की आपकी तैयारी कंफर्म करा देगा। हम ला रहे हैं थ्योरी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और साथ ही साथ विस्तृत उत्तरी के जो प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है, जो कई साल परीक्षाओं में रिपीटेड हैं, जो हर साल लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, सामाजिक विज्ञान का वो सेक्शन हम लेकर आ रहे हैं। तो 10th के विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनको वह महत्वपूर्ण टॉपिक चाहिए नहीं पूरा सामाजिक विज्ञान का। वो एक PDF फॉर्म होगा जो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, और साथ ही साथ उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बनते हैं मैंने उसको सम्मिलित किया है। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि कंटेंट तैयार करने में समय लगता है पूरे बुक का जो है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो MCQ है, कम से कम यहाँ से आपका बहुविकल्पी जो है 2 से 3 नंबर का बन जाएगा, तो उसको पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले आप लोगों के लिए भी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय तो एक बहुत ही उम्दा टॉपिक है, जो इसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक स्टडी CBL क्लासेस अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो भेजूँ हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि कलाकार, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा वो बहुत अच्छी तरह से इसका जवाब दे लेंगे, फिर भी नहीं पढ़ा है तो कुछ ट्राई करते रहिए, सारे ऑप्शन आपको तैयार हो जाएंगे, बस मेरे साथ बने रहिए। कलाकार फ्रेडरिक सोरेयू की सही राष्ट्रीयता चुने। फ्रेडरिक सोरेयू मतलब कहाँ के रहने वाले थे, इनकी राष्ट्रीयता बतानी है, जिन्होंने अपनी पेंटिंग में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने समाज की कल्पना की थी। इन्होंने पेंटिंग तैयार की थी जिसमें समाज को दिखाया था और सामाजिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से एक दूसरे से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्त? ये रहने वाले थे जर्मन के या स्विस के या फ्रेंच के या अमेरिका के। तो फ्रेडरिक सोरेयू जो थे वो रहने वाले थे, बी ऑप्शन सही है, ये रहने वाले थे कहाँ के, स्विस के। इनकी नागरिकता जो थी वो कहाँ की थी, स्विस की नागरिकता थी इनके पास। फ्रेडरिक सोरेयू जो है स्विस के रहने वाले थे। उसके बाद हमारा निकल के आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। राष्ट्रवाद को 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में, राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा है। यहाँ कह रहा है कि जो राष्ट्रवाद है वह 19वीं शताब्दी के अंत में किसके रूप में उभरा है, एक शक्ति के रूप में क्या हुआ है, उभरा है। इसका उभरा है अर्थ है, क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है। पहला है, देखिएगा कि राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा है। पहला ऑप्शन है अपने देश और उसके इतिहास और संस्कृति के प्रति प्रबल शक्ति। दूसरा ऑप्शन है अन्य राष्ट्रों के लिए प्रशंसा के बिना अपने देश के लिए मजबूत शक्ति। तीसरा ऑप्शन है अपने देश के लिए मजबूत प्यार और दूसरों के लिए नफरत। और चौथा ऑप्शन है दुनिया के सभी देशों के लिए समान रूप से मजबूत शक्ति।
राष्ट्रवाद का मतलब होता अपने देश को मजबूत बनाना, लेकिन दूसरे से नफरत भी नहीं करना, या और अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि राष्ट्रवाद का सही अर्थ है अपने देश और उसके इतिहास और संस्कृति के प्रति प्रबल भक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि नीचे दिए गए कथनों के साथ शब्द का मिलान करें। नीचे दिए गए कथनों के साथ शब्द का मिलान करें। कह रहा है कि एक यूटोपियन सोसाइटी, यानी एक यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है एक उदार राजशाही के तहत एक समाज, एक उदार राजशाही के तहत एक समाज। बी ऑप्शन कहता है कि एक ऐसा समाज जो कभी भी अस्तित्व में नहीं है। सी ऑप्शन कहता है कि, या तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक चुने हुए कुछ बुद्धिमानों के नियंत्रण में एक समाज पुरुष। और चौथा ऑप्शन कहता है कि पसंदीदा लोकतांत्रिक के तहत एक समाज। तो भाई यूटोपियन सोसाइटी जो होती है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी या तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो इसका तीसरा नहीं होगा, इसका तीसरा नहीं बल्कि इसका दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा। यानी एक ऐसा समाज जो कभी अस्तित्व में नहीं रहा, वह यूटोपियन सोसाइटी उसे कही जाती है। एक ऐसा समाज जो केवल काल्पनिक है, जो कभी भी जो है क्या रहा, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह शब्द को परिभाषित करने के लिए सही परिभाषा चुनिए। यानी जनमत संग्रह को परिभाषित करने के लिए सही परिभाषा चुनिए। ए है जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष वोट है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र की केवल महिला सदस्यों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। यानी जो वोटर महिला सदस्य हैं उनके द्वारा किसी प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है जनमत संग्रह एक प्रस्ताव को स्वीकार या स्वीकार करने के लिए मातृसत्तात्मक व्यवस्था की महिला सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष वोट है। सी ऑप्शन है जनमत संग्रह एक ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र की कुल आबादी में से केवल कुछ चुने हुए लोगों द्वारा प्रत्यक्ष वोट है। और डी ऑप्शन है, परिभाषा है ये सब जनमत संग्रह की। ठीक है, कि जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष वोट है जिसके द्वारा एक क्षेत्र के सभी नागरिकों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। तो भैया ये डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जहाँ पे सभी नागरिकों को जो है क्या किया जाता है, सबके पास एक पावर होती है कि वो किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है अर्नेस्ट रेनन, जो कि एक इतिहासकार मान सकते हैं, अर्नेस्ट रेनन का मानना था कि राष्ट्रों का अस्तित्व एक आवश्यकता है। अर्नेस्ट रेनन का मानना था कि राष्ट्रों का अस्तित्व एक आवश्यकता है क्योंकि ए ऑप्शन यह सभी निवासियों को सुनिश्चित करता है। बी ऑप्शन यह सभी निवासियों नागरिकों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। सी ऑप्शन यह निवासियों के लिए सरकार के संसदीय स्वरूपों को सुनिश्चित करता है। तो अर्नेस्ट रेनन का मानना था कि यह सभी निवासियों के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यानी राष्ट्रों का जो अस्तित्व है वह सभी निवासियों के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये समझ में आया। इसका हमने आपको आंसर बताया था कि नहीं? बताया था जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। 6वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना के कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश वियना की कांग्रेस जो है सभा में शामिल नहीं हुआ था? ब्रिटेन था, या रूस था, या प्रशिया था, या स्विट्जरलैंड था?
तो कौन सा देश जो है वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं था? तो ये हमारा स्विट्जरलैंड जो था, ये जो है वियना के कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। बाकी सारे ऑप्शन क्या थे? बाकी सभी सम्मिलित थी, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। करा कि पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना भाई? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है किस क्रांति के अंतर्गत जो है, किस क्रांति के समय से जो है दिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द? ये रूसी क्रांति के अंतर्गत, फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत, अमेरिकी क्रांति के, या भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई के? तो यहाँ पर जो हमारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्द आया, ये निकल कर आया फ्रांसीसी क्रांति से। कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से निकल कर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही है। चलिए, पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों को ये शब्द दिया था, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका फ्रांसीसी लगा लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन कहता है, थोड़ा ऑप्शन लंबे लंबे हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं है, आपके लिए तो कुछ भी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, फ्रांसीसी क्रांति की समाप्ति के बाद यह घोषणा की गई कि यह लोग ही थे जो अब से राष्ट्र का निर्माण करेंगे, इसके भाग्य को आकार देंगे। या दूसरा जो ऑप्शन, ध्यान से ऑप्शन सुनिएगा, फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र होगा और नए गणराज्य का नेतृत्व शाही परिवार के सदस्य द्वारा किया जाएगा। तीसरा जो है ऑप्शन है, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने की एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा ऑप्शन है, फ्रांस में आंतरिक सीमा शुल्क और देय राशि लागू करना जारी रहेगा। तो इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के लिए जो तीसरा वाला है ऑप्शन, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने की एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी, यही जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये किसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन होगा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और नियति, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और नियति, ए ऑप्शन है, यूरोप के लोगों को जीतना था। बी ऑप्शन, यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्ति करने के लिए। सी ऑप्शन है, यूरोप के सभी देशों में पूर्ण राजतंत्र मजबूत करने के लिए। और डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि दुनिया के हर हिस्से में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए। तो फ्रांसीसी शब्द जब भी आए तो ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, ये फ्रांसीसी क्रांति जब भी आए तो यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त करने के लिए की गई थी। यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त करने के लिए की थी। और इसमें 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जोड़े गए थे। ठीक है ना, स्वतंत्रता सबकी जो है, सबका अधिकार है, इसलिए यूरोप के निरंकुश लोगों को मुक्त करने के लिए ये क्रांति जो है चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, 10वां क्वेश्चन, फ्रांस में सन 1804 ईस्वी में 1804 नागरिक संहिता को आमतौर पर इस रूप में जाना जाता था। नागरिक संहिता को आमतौर पर इस रूप में जाना जाता था। पहला है फ्रांसीसी क्रांतिकारी कोड के रूप में, बी है नेपोलियन कोड के रूप में, सी है यूरोपीय शाही और संहिता के रूप में, और डी है फ्रांसीसी नागरिक की संहिता। यानी फ्रांस में 1804 ईस्वी में जो है नागरिक संहिता को आमतौर पर इस रूप में जाना जाता था। ए फ्रांसीसी क्रांतिकारी कोड के रूप में, बी नेपोलियन कोड के रूप में, सी यूरोपियन शाही संहिता के रूप में, और डी है फ्रांसीसी नागरिक संहिता के रूप में। तो 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता को, फ्रांस की नागरिक संहिता को जाना जाता था बी नेपोलियन, जो वहाँ का शासक था, नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपोलियन संहिता का निर्यात, उसी से क्वेश्चन जुड़ा है। नेपोलियन संहिता का निर्यात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? नेपोलियन संहिता का निर्यात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? ए है इंग्लैंड में, बी है स्पेन में, सी है फ्रेंच नियंत्रण के तहत क्षेत्र में, और डी है पोलैंड में। तो जो है नेपोलियन संहिता का जो संहिता का निर्यात किस क्षेत्र में किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंच नियंत्रण के तहत क्षेत्र में। फ्रेंच में जो भी फ्रांस के जो नियंत्रण में जो भी क्षेत्र थे उसके तहत जो नेपोलियन संहिता का निर्यात किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं अगला जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण निकल के आ रहा है। उदारवाद का अर्थ है, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय तो हर जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछता है। तो चलिए, उदारवाद का क्या अर्थ है? व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, कानून, सक्षम समानता, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, या फिर निरंकुशता और लिपिक विशेषाधिकारों का संरक्षण। बी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन है समाज के केवल पुरुष सदस्य के लिए स्वतंत्रता और कानून सक्षम समानता, और डी है केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वतंत्रता। नहीं भाई, उदारवाद का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, सभी के लिए स्वतंत्रता हो और कानून के समक्ष सभी के लिए क्या हो, सक्षम हो, सभी समान रूप से कानून की मदद ले सके और सभी जो है क्या हो, स्वतंत्र हो। आज भी यही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने यंग इटली नामक गुप्त समाज का गठन किया था? यंग इटली नामक गुप्त समाज का गठन किया था। ओटो वान बिस्मार्क ने, ए, या ग्यूसेप मेजनी ने, मेजनी नाम याद रखिएगा, मेजनी इसका शॉर्ट नाम है, और मेटेमिच ने, या फिर जोहान गॉटफ्राइड हेडर ने। तो भैया जो है यंग इटली शब्द का इस्तेमाल, नाम शब्द का सबसे पहले मेजनी ने किया था। ग्यूपेश मेजनी, मेजनी आप याद रखिएगा, इन्होंने यंग इटली शब्द का सबसे गुप्त समाज का क्या किया था, गठन किया था, मेजनी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, सार्वभौमिक मैंने संपूर्ण भूमि का मताधिकार, वोट देने का अधिकार शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है सार्वभौमिक, इसको आप देखते ही जान जाएंगे, पढ़ते हुए चलते हैं। ए है वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल पुरुषों के लिए दिया गया। तो सही, सार्वभौमिक संपूर्ण पृथ्वी केवल पुरुष रहते हैं क्या? नहीं, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार, ये कुछ सही हो सकता है। आगे देखते हैं और क्या ऑप्शन है। वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार विशेष रूप से संपत्ति के मालिक पुरुषों को दिया गया, यानी बड़े लोग ही केवल वोट दे सकते हैं जो धन संपत्ति वाले हों, ऐसा भी कुछ नहीं। वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल शिक्षित लोगों को दिया गया। क्या जो लोग पढ़े लिखे नहीं वोट नहीं दे सकते? तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना भी यहाँ से सीखिए कि जो ऑप्शन आपको लगे कि ये ऑप्शन जो है गलत है उसको तुरंत गलत काट दीजिए। बाकी एक जो बी वाला ऑप्शन है इसका सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार, पहले ये 21 वर्ष थी, घटा के 18 साल किया गया, और 18 साल का जो व्यक्ति हो जाएगा उसे वयस्क माना जाता है और वह जो है वोट दे सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, अमीर हो या गरीब, इससे मतलब नहीं है, एक वोट का अधिकार सबका अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवाद की विशेषता, निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवाद की विशेषता या मान्यता नहीं है? ए है रूढ़िवादी राज्य और नीति के स्थापित पारंपरिक संस्थानों में विश्वास करते हैं। रूढ़िवादी राज्य और नीति के स्थापित पारंपरिक संस्थानों में विश्वास करते हैं। और बी क्या कहता है कि परंपरावादियों ने परंपरा के महत्व पर जोर दिया और त्वरित परिवर्तन के लिए क्रमिक विकास को प्राथमिकता दी। ठीक है, और सी ऑप्शन क्या कहता है, परंपरावादियों ने पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज में लौटने का प्रस्ताव रखा। और डी ऑप्शन क्या कहता है, पहले सी ऑप्शन, परंपरावादियों ने पूर्व क्रांतिकारी दिनों समाज लौटने का प्रस्ताव रखा और राजशाही को मजबूत करने के लिए आधुनिकरण विचारों के खिलाफ थे।
और डी ऑप्शन क्या कहता है, सारे ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और जो है फिर उसके बाद डी ऑप्शन कहता है कि रूढ़िवादी राजशाही चर्च और अन्य सामाजिक पदानुक्रम में विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके ऑप्शन काफ़ी लंबे लंबे हैं, लेकिन इसमें आप सी को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। सी ऑप्शन कहता है कि परंपरावादियों ने पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज में लौटने का प्रस्ताव रखा और राजशाही को मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण के विचारों के खिलाफ थे। वे कोई किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन नहीं चाहते थे। इस कारण से आप जो है ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त ग्रीस की संधि कब हुई थी। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त ग्रीस की संधि को क्या कहते और कब हुई थी ना। तो ऑप्शन नंबर ए कहता वियना की संधि 1815 ईस्वी में। हाँ, देखिए इसको कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब होता है संविधान से संधि, या वारसा की संधि, या लीपजिंग 1813 की संधि। यानी वियना 1815 की संधि, कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 की संधि, वारसा 1814 की संधि, या लीपजिंग 1813 की संधि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 की संधि जो हुई थी, ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त ग्रीस की संधि थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17वां क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है चाहे कंपटीशन के लिए देखो या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए देखो, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा जो है रिलेवेंट इसलिए किया है क्योंकि यह काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, और ये बार बार रिपीट होता है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। तो गैरीबाल्डी ने कहा था? नहीं। बिस्मार्क ने कहा था? नहीं। मैजनीन कहा था? या ड्यूक मेटनिर्च ने कहा था? तो ड्यूक ने कहा था। किसने कहा था? ड्यूक ने कहा था कि जब भी फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाती है, सर्दी हो जाती है। यानी फ्रांस पर जब भी कुछ आफत आती है तो उसका प्रभाव जो है किस पर, फ्रांस में जब भी कोई क्रांति, छोटी सी क्रांति भड़कती है तो वह जो है यूरोप के सभी देशों को अपने चपेट में ले लेती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18वां क्वेश्चन कहता है 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का क्या हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। पोलैंड का क्या हुआ? तो ए ऑप्शन, पोलैंड ने 18वीं शताब्दी के अंत में स्वतंत्रता प्राप्त की। बी ऑप्शन कहता पोलैंड ने पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में आ गया और रूस का हिस्सा बन गया। सी ऑप्शन कहता है कि पोलैंड पूर्व जर्मनी का हिस्सा बन गया। डी ऑप्शन कहता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का विभाजन 3 महाशक्तियों रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के रूप में हो गया। तो भैया 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का क्या हुआ, ये हो गया 18वीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन है। 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का विभाजन 3 महाशक्तियों में हो गया। इससे रूस बन गया, प्रशिया बन गया और ऑस्ट्रिया के 3 महाशक्तियों में क्या हो गया, ये विभाजित होकर एक बड़ी महाशक्ति बन गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो उसमें अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी। ए जर्मन सम्राट पूर्व में प्रशिया के राजा कैसर विलियम आई ने, या फिर ओटो वान बिस्मार्क प्रशिया के मुख्यमंत्री ने, या जोहान गॉटफ्राइड हेडर जर्मन के दार्शनिक ने, या फिर ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटचिन ने। ठीक है, तो यानी जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी भूमिका सबसे जो है प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी, उस निभाया था ओटो वान बिस्मार्क, जो कि प्रशिया के उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने जो है जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी या प्रमुख भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 19 खत्म होता है। 20 क्वेश्चन पर आते हैं। 20वां क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ और 7 वर्षों में 3 युद्ध समाप्त हुए। कहा कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ
7 यानी 7 वर्षों में 3 युद्ध समाप्त हुए। तो 3 युद्ध जो समाप्त हुए, डेनिश की जीत हुई, या प्रशिया की जीत हुई, या फ्रांसीसी की जीत हुई, या जर्मन की जीत हुई। तो ध्यान दीजिएगा, जो 7 युद्ध समाप्त हुए थे ना ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी के बीच, उसमें प्रशिया की क्या हो गई? जीत हो गई। किसकी जीत हुई? प्रशिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21वां क्वेश्चन कहता है कि सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? 1871 ईस्वी में 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? 21वां क्वेश्चन आपका है। और तो ए है ऑटो वन बिस्मार्क को, विक्टर इमैनुएल को, या सी ऑप्शन है काउंटर कैवोर को, या डी ऑप्शन प्रशिया के कैसर विलियम को। तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का जो सम्राट बना था वो प्रशिया के कैसर विलियम बने थे। कौन बने थे? प्रशिया के कैसर विलियम बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आ जाते हैं कि 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का राजा कौन बना? 1861 ईस्वी, वहाँ 71 है या 61 है? 1861 ईस्वी में इटली का राजा कौन बना? तो ए है ग्यूसेप गैरिबाल्डी, बी है विक्टर इमैनुएल, सी है काउंट कैवोर, और डी है गैस्यूप मैजनी। देखिए, गैस्यूप गैरिबाल्डी और गैस्यूप मैजनी ये 2 लोग थे, और यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन हो जाता है इसमें से कोई नहीं बना, बी बना विक्टर इमैनुएल। जब 1861 ईस्वी में इटली का संयुक्त रूप से राजा कौन बना? विक्टर इमैनुएल बना। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी ऑप्शन सही है। आइए 23वां क्वेश्चन। ऑप्शन काफ़ी लंबे लंबे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, जब हम हैं तो क्या गम है। ब्रिटेन में राज्य के निर्माण में किस बात ने मदद की? ए, ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य का गठन अचानक हुई उथल पुथल के परिणाम था। बी ऑप्शन है सन 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में राजशाही ने अंग्रेजी संसद से सत्ता हथिया ली थी। और सी ऑप्शन कहता है कि संसद ने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही से सत्ता छीन ली, जिससे धीरे धीरे एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। और डी ऑप्शन है स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ युद्ध परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राष्ट्र का गठन किया गया। तो भैया इसमें जो ऑप्शन क्वेश्चन आपका है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण में किस बात ने मदद की, तो ये बात जो थी जिसने मदद की वो ये थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 का, कि संसद ने, सॉरी सी है ना, हाँ, संसद ने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही सत्ता छीन ली, जिससे धीरे धीरे एक राष्ट्र का क्या हो गया? उदय हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट लगा लीजिएगा। चलते हैं, आप सारे क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? 24 है। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? काउंटर कैवोर था, बिस्मार्क था, बैरिगाल्डी था, या ग्यूसेप मैजनी था? तो भाई जर्मनी के एकीकरण के लिए जिम्मेदार था वो था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि ओक के पत्तों का ताज पहनने वाले जर्मन राष्ट्र का रूपक था। कौन था जो ओक के पत्तों का ताज पहनता था? वो था मैरियन, या फिर यूनियन जैक, या ब्रिटानिया, या फिर जर्मनिया। तो भैया जो ओक के पत्तों का ताज पहनने वाला जर्मन राष्ट्र का रूपक था वह था, कौन था? तो वह था जो है जर्मनिया। कौन था? जर्मनिया था, जो ओक के पत्तों का ताज पहनने वाला जर्मन का रूपक था। क्वेश्चन नंबर 26 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये इसका जो है पूरे सेशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग किसके नियंत्रण में था? इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, तो आप ज़रूर उसको बताइएगा, तब इससे आपके नॉलेज टेस्टिंग होगी कि आप कितना पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो। ठीक है, चलिए, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग किसके नियंत्रण में था? रूसी साम्राज्य के राज्य में, बी तुर्क साम्राज्य के राज्य में, सी जर्मन साम्राज्य के राज्य में, या हैब्सबर्ग के राज्य में? तो इसका जो है
जो बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग जिसके नियंत्रण में था वो तुर्क साम्राज्य के राज्य में था। किसके राज्य में? तुर्क साम्राज्य के राज्य में। चलिए, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है और इसे किसने बनवाया था? स्वर्ण मंदिर वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है और इसे किसने बनवाया था? ये आपका प्रश्न रहा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है और इसे किसने बनवाया था प्राचीन काल में। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर कोई समस्या हो तो उसे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, चाहे इसे आप कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखें, चाहे आप अपने बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है लेकर आता रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा जो है बहुत ही अच्छी हो और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपकी परीक्षा हमेशा मंगलमय हो। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।